हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन हम लोग इस चैनल पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले इसका पांचवा वीडियो है। इसके पहले इसका 4 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर दूसरा, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके पहले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रूस की क्रांति ने रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो देखते हैं इसका पहला आंसर। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। रूस की क्रांति ने क्या हुआ? पूरे विश्व को प्रभावित किया। निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है। निम्न उदाहरण से क्या होती है? यह बात स्पष्ट होती है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। जो रूसी क्रांति हुई उसके पश्चात क्या हुआ कि श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। रूस की क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पे दो खेमे में विभाजित हो गया। रूस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि विश्व विचारधारा के स्तर पे दो खेमे में विभाजित हो गया। साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। क्या है? साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में इसके पश्चात क्या हुआ? यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इसमें पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के पूंजीवादी विश्व तथा क्या है? सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमे के बीच क्या है? दोनों खेमे के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। हथियारों की होड़ क्या है? जारी रही। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग, ये क्वेश्चन 2012 2018 में है। कब आया? 2012 और 2018 में है। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक और आम गरीब लोग शामिल हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। किसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं? तो समाज का वह भाग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? देखते हैं इसका आंसर। रूस में बेल्शेविक क्रांति के बाद रूस में बेल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी। रूस में क्या है कि बेल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों इस व्यवस्था ने क्या आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों तथा कुलीन वर्ग का
प्रभुत्व समाप्त कर दिया। क्या किया? प्रभुत्व समाप्त कर दिया। पहले भूमिपतियों पहले भूमि क्या था? बड़े भूमिपतियों, जमींदारों के निजी संपत्ति हुआ करते थे। जमींदारों के निजी संपत्ति हुआ करते थे। ये पराया विशेषाधिकार ये पराया विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के होते थे। क्या है? पराया विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग होते थे। इसी प्रकार उद्योग धंधे के निजी संपत्ति होने से, उद्योग धंधे क्या निजी संपत्ति होने से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक हैसियत क्या ऊंचा था, व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण था। उद्योग धंधे और निजी संपत्ति होने से क्या था कि आर्थिक जीवन अच्छी थी, सामाजिक हैसियत ऊंचा था, व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण था। नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दी गई। नई व्यवस्था में क्या हुआ? जो कृषि योग्य भूमि थी उसे किसानों में बांट दी गई। किसानों को अतिरिक्त उत्पाद नियत दर पे राज्य को सौंपनी होती थी। राज्य को क्या है? सौंपनी होती थी। इस प्रकार साम्यवाद ने बिल्कुल नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। साम्यवाद ने क्या है? बिल्कुल नई एवं आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। देखते हैं क्वेश्चन चौथा। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण कौन कौन से हैं? रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण क्या है? निम्नलिखित है। जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। जार की निरंकुशता एवं क्या? आयोग शासन। यद्यपि 19वीं शताब्दी के मध्य राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। राजतंत्र की शक्ति क्या है? सीमित की जा चुकी थी। किंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोल द्वितीय राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। जार निकोल द्वितीय क्या है? राजा के देवी अधिकारों में क्या विश्वास रखता था। जार की अफसरशाही अस्थिर जड़ तथा अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई। गलत सलाहकारों के कारण क्या हुआ? जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। जनता की स्थिति क्या हुआ? बद से बदतर होती गई। कृषि एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थे जो अपने छोटे छोटे खेत पे पुराने ढंग से खेती करते थे। दयनीय आर्थिक स्थिति भी वे करों के बोझ से दबे थे। क्या थे? दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वो भी करों के बोझ से दबे थे। मजदूरों को कम मजदूरी से अधिक काम करना होता था। मजदूरों को मजदूरी कम मिलती थी लेकिन काम क्या था? अधिक करना होता था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते। अन्य कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अन्य कोई क्या है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसी प्रकार रूसी जनता की बदहाल क्रांति का मुख्य कारण थे। रूसी जनता की बदहाली क्या थी? क्रांति का मुख्य कारण थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? 7 नवंबर 1917 बेल्शेविक ने 7 नवंबर 1917 को बेल्शेविक ने पेट्रोग्राफ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। 7 नवंबर 1917 को बेल्शेविक ने पेट्रोग्राफ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया।
केलेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बेल्शेविकों के हाथ में आ गई। केलेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर क्या हुई कि बेल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बेल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति भी कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी। 25 अक्टूबर क्या है, 1917 की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी गई। निजी संपत्ति तथा क्या है, निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। गतिविधियों के सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। बेल्शेविक क्रांति का प्रेरता लेनिन था। बेल्शेविक क्रांति का प्रेरणा कौन था? बेल्शेविक क्रांति का प्रेरणा लेनिन था। उसका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच अलियानोवा था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रक्स नामक गांव में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही वह कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर कट्टर समर्थक बन गया। वह रूस की तत्कालीन स्थिति से क्षुब्ध था और प्रचलित व्यवस्था की समाप्ति चाहता था। उसने बेल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण किया। ट्रॉट्स्की के सहयोग से उसने केरेंस्की की सरकार तथा तख्ता पलट दिया। शासन संभालते ही उसने अपने उद्देश्य और कार्यक्रम निश्चित किए। उद्देश्य एवं कार्यक्रम निश्चित किए। उसका उद्देश्य रूस का नवनिर्माण करना था। रूस का नवनिर्माण करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, खूनी रविवार क्या है? 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजय हुआ। बुरी तरह पराजय हुए। इस पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई। इस पराजय के कारण रूस में क्या हुआ? 1905 में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पे प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना ने इसे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें क्या हुआ? हजारों लोग मारे गए। उस दिन क्या था? रविवार था। इसलिए इसे तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना था। इसलिए क्या है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी?
रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जिनकी स्थिति क्या था? अत्यंत दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। परंतु इससे किसानों की स्थिति में परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। परंतु इससे क्या किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। उनके खेत क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे। जिन पर क्या है? परंपरागत ढंग से क्या होती थी? खेती होती थी। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा करों के बोझ से वे दबे थे। करों के बोझ से क्या थे? वे दबे थे। ऐसे किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। क्या था? कोई चारा नहीं था। क्वेश्चन 10वां देखते हैं। मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना। मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना। मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना। संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की संस्थाओं में वैधानिक उपाय द्वारा परिवर्तित लाना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? इसका आंसर देखते हैं। लेनिन 1921 ईस्वी में अनुभव किया कि देश में तत्काल पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था लागू करना या एक नई पूरी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसलिए उसने मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करते हुए एक नई नीति की घोषणा की। एक नई नीति की घोषणा की, जिससे नई आर्थिक नीति कहा गया है। इस नीति का उद्देश्य कृषक वर्ग एवं कृषि के आर्थिक सहयोग को दृढ़ बनाना है। नगरों और गांवों को समस्त श्रमजीवियों वर्ग को देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण बताइए। बेल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण। बेल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण निम्नलिखित हैं। बेल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण निम्नलिखित है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में एक छोटे से एशियाई देश जापान से रूस की पराजय होना तत्कालिक कारण बना। जरीना जार निकोल द्वितीय की पत्नी और उसके तथाकथित गुरु
रास्पुटिन पादरी को राजतंत्र के खिलाफ बगावत से भी बेल्शेविक क्रांति की कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत की प्रेरणा दी। क्या की? बगावत की प्रेरणा दी। उन अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवियों जैसे लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गेनेव, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, मैक्सिम गोर्की ने अपना रचना द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर नए प्रगतिशील समाज के लिए निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग विशेषता किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए। रूसी लोग विशेषता किसान एवं मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध क्या संघर्ष करने को तत्पर हो गए। संघर्ष करना क्या हुए? तत्पर हो गए। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो शक्ति गुटों में विभक्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो शक्ति गुटों में विभक्त हो गई। साम्यवादी सरकारों का नेता सोवियत रूस और पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका बन गया। साम्यवादी सरकार का नेता सोवियत रूस और पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका बन गया। दोनों पक्ष अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इसने एक वैचारिक युद्ध को जन्म दिया। क्या? वैचारिक युद्ध को जन्म दिया, जो शीत युद्ध के नाम से विख्यात था। जो क्या था? शीत युद्ध के नाम से विख्यात था। साम्यवाद क्या है? 15वां नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना साम्यवाद है। सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना साम्यवाद है। इसके अंतर्गत मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त करना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों की विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के विषय में आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों के विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि विषय आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पे नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की
भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उसने कहा कि किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पे नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रही निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन भी परिवर्तन होना। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में परिवर्तन होना। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आने वाला। छठा चरण क्या है? आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। निम्नलिखित क्या है? 6 ऐतिहासिक चरण हैं। आदिम साम्यवादी युग, एज ऑफ प्रीमेटिव कम्युनिज्म, दासता का युद्ध, स्लेव एज, सामंती युग, फेड्यूडल एज, पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एज, समाजवादी युग, सोशलिस्ट एज, साम्यवादी युग, कम्युनिस्ट एज। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।